हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने आईएएस की प्रिपरेशन को द बेस्ट करने के लिए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं महालेखा परीक्षक और नियंत्रक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। एक कंट्रोलर वर्ड नहीं है, ये वर्ड है कंट्रोलर वर्ड, ठीक। और एक कंपैरेटिव टेबल आपको दे रहे हैं यूपीएससी के साथ, और यकीन मानिए जितने भी फैक्ट हैं हमारे इस टेबल में लगभग शामिल हैं। अगर कुछ शामिल नहीं है तो एक्सेप्शन में मानिए या नॉन इंपॉर्टेंट मानिए, राइट। तो ये सारा मैटर आपका है, आपके पास आएगा। ठीक है। महालेखा परीक्षक और नियंत्रक और यूपीएससी, ये दोनों कैसे पोजीशन है? संवैधानिक, क्योंकि दोनों का उल्लेख संविधान में है, दोनों का उल्लेख भारत के संविधान में है। और आज भारत के दो बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो संवैधानिक सत्ता है उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं, और दोनों का रोल बड़ा है। एक देश को चलाने के लिए सिविल सर्वेंट्स को चयन करता है कि देश का सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और उसका कार्यपालिका शक्तियों को कैसे लागू किया जाना है, जिसके लिए सिविल सर्विसेज की आवश्यकता होती है। तो उसका सिलेक्शन कैसे होगा? मेरिट सिस्टम का सबसे बड़ा रखवाला यूपीएससी है देश में। और दूसरे का रोल यह है कि जो पैसा खर्च हुआ देश में संविधान के संचित निधि से, वह पैसा ठीक से खर्च हुआ कि नहीं, यानी कि वह ऑडिट करता है। ऑडिट का नाम आप लोग सुने होंगे। और जब ऑडिट होता है, फाइनेंशियल ईयर के समाप्ति के बाद होता है, और जब ऑडिट होता है तो ऑडिट के जांच का जो रिपोर्ट आता है तो बड़े बड़े जिन निकलते हैं। सुना है नाम ऐसे जिन का? कोयला घोटाला, अलकतरा घोटाला, राष्ट्रमंडल घोटाला। और जब लिस्ट नीचे से कीजिएगा तो ऊपर तक हुए। ये जिन कैसे पैदा हुए? यह सीएजी के जांच से पैदा चलता है। तो वो ऑडिट करता है और तब पता चलता है कि आपने मिसयूज किया या एब्यूज किया फंड का, क्योंकि गलत करने की इजाजत तो है नहीं। इसलिए सीएजी का पद अत्यंत महत्वपूर्ण है और यूपीएससी का भी पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक मेरिट सिस्टम के माध्यम से भर्ती करता है, सही लोग सिस्टम में आवे, क्योंकि कार्यपालिका शक्ति वो बनाते हैं। और दूसरा, फंड के बारे में देखता है कि राइट और रॉन्ग हुआ है क्या फंड को खर्च करने में, राइट। इसीलिए एक टेबल मैंने दिया है, क्योंकि इस पर मैं काम किया था, इसलिए मैं सोचा कि एक ही साथ दोनों को दे दूं, एंड आई विल फिनिश टुडे। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस द पॉइंट। तो सबसे बड़ी बात है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में कहते हैं सीएजी, महालेखा परीक्षक और नियंत्रक, इसको बोलते हैं महालेखा परीक्षक और नियंत्रक। और यह एवं एक ही बात है। और यह संघ लोक सेवा आयोग, इसका नाम तो आप लोग सुने ही होंगे। इस बिल्डिंग में कई एक बार जाने का सौभाग्य मिला। संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, ठीक है। इसके बगल में ही मैं रहता था दिल्ली में, धौलपुर हाउस। इन्हीं गलियों में टहलते थे हम, एक समय था, बहुत पहले की बात है। तो महालेखा परीक्षक और नियंत्रक और संघ लोक सेवा आयोग, एक तुलनात्मक अध्ययन जिसके माध्यम से संविधान के विभिन्न पहलुओं को आपके समक्ष रखने का एक प्रयास है हमारा। सबसे पहले एक क्वेश्चन आएगा कि वर्तमान में कौन है आज की तारीख में? हु इज एट प्रेजेंट? आज की तारीख में सीएजी, महालेखा परीक्षक और नियंत्रक कौन है? जीसी मुर्मू। जीसी मुर्मू ये आईएएस हैं गुजरात कैडर के 1985 बैच के, यानी कि बहुत सीनियर ऑफिसर्स को रखा जाता है।
कोई जरूरी नहीं है कि आईएएस ही बने, ध्यान रखें। एक फाइन दूसरे कैडर का भी बंदा इस पर आ सकता है, अगर वेटरन इकोनॉमिस्ट हो या किसी और कैडर का हो। अर्थतंत्र पर मजबूत पकड़ चाहिए, और केवल आईएएस का ये एकाधिकार नहीं है कि आईएएस ही बनेगा, कोई और भी बन सकता है। मैक्सिमम बनते हैं, लेकिन कोई और भी बन सकता है, ठीक है प्लीज। और ये 14वें महालेखा परीक्षक और नियंत्रक है, 14वें। और फॉर्मर फर्स्ट, ये जो मुर्मू साहब हैं, इनके बारे में कहा गया कि ये प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर यूटी बना, तो यहां के ये थे। मुर्मू साहब का एक परिचय है, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन ये सब, क्योंकि इसी पर 2-3 विकल्प दे देगा। तो विकल्प क्या क्या दे सकता है जिससे कि रॉन्ग को आउट करने में मदद मिले। तो फॉर्मर फर्स्ट एलजी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर जो संघ शासित क्षेत्र बना, उसके प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर, आज की तारीख में भूतपूर्व हैं, क्योंकि महालेखा परीक्षक और नियंत्रक हैं। अगर यूपीएससी की बात करें तो प्रदीप कुमार जोशी हैं, वर्तमान में प्रोफेसर एकेडमिक हैं। अब ये आईएएस भी बंदा बन सकता है। आज ये प्रोफेसर है, एकेडमिक वाला आदमी है, ये ही इज एन एकेडमिशियन, ही इज ए प्रोफेसर। तो प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी है ना, और मेंबर थे पहले, नाउ अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। उस समय जब अपॉइंट हुए थे तो मैं ये वर्ड उस समय लिखा था, चेयरमैन यूपीएससी। अपॉइंट होने के पहले वो मेंबर थे, यूपीएससी में ही मेंबर थे, और उनको बना दिया गया। जिस समय ये हुआ था उसी समय ये प्रेजेंटेशन मैंने एक जगह दिया था, जो पुनः आपके समक्ष है, ठीक है। अगर आप देखें किस दिन टेक ओवर किया, तो 8 अगस्त से, और वो 7 अगस्त से। आप देखिए 7 अगस्त से इनका कार्यकाल है, 7 अगस्त 20 से और 8 अगस्त 20 से, और इसीलिए दोनों को एक साथ जोड़कर मैंने इस पर अपना प्रेजेंटेशन दिया था जानकारी के लिए, क्योंकि दोनों घटनाएं एक साथ घटी, ठीक है, 2 साल के लिए। टू होम रिप्लेस्ड, राजीव मेहरिषि को इन्होंने रिप्लेस किया। राजीव मेहरिषि जो हैं, पहले ये थे सीएजी, इनके जगह पर बने कौन, मुर्मू साहब बने। और यहां पर थे अरविंद सक्सेना, और इनके जगह पर बने प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी। ये सब फैक्ट है जो मैं सिंपल दे रहा हूं, जहां कोई दिमाग नहीं है, फैक्ट लगा रहा हूं। और अगर आप इतिहास को टटोलें कि इतिहास में कैसे क्या रहा, पूछा जाता है बीपीएससी के लिए, तो निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एएफ कॉक्स है, 1998-1906 में संविधान निर्माण के पहले जो ये काम किए सीएजी, इनॉग्रेटर होल्डर। यानी कि इनॉग्रेटर होल्डर मतलब क्या होता है, शुरुआत में इस पोस्ट को किसने धारण किया, होल्ड किया, वो है एएफ कॉक्स। 1898 से 1906, और जब देश स्वतंत्र हुआ, ब्रिटिश गुलामी से आजादी मिली, उस समय यहां पर थे वी नरहरि राव, 1948-1954। देखिए कितना बढ़िया फैक्ट, ये बिना रिसर्च का तो होगा नहीं, ये आपके समक्ष है। एएफ कॉक्स फर्स्ट इनॉग्रेटर होल्डर, और वी नरहरि राव 1948-1954 तक, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम महालेखा परीक्षक और नियंत्रक, स्वतंत्रता पश्चात। यानी कि ये पोस्ट कितना इंपॉर्टेंट है कि डे 1 से रहा, अब पहले से ही रहा, क्योंकि खर्च का तो जांच होना चाहिए ना, कि खर्च सही हुआ कि गलत हुआ, क्योंकि वो जनता का पैसा है। और सर रॉस बारकर यूपीएससी के पहले चेयरमैन, 1926-1932। हालांकि ये उस समय यूपीएससी नहीं है, उसका नाम दूसरे रूप में है, ये ओरिएंटल एक तरह से सर्विस है। और एचके कृपलानी स्वतंत्रता पश्चात 47 से 1949। और यूपीएससी का वेबसाइट देखिए तो इन लोगों का नाम मिलेगा, यूपीएससी का वेबसाइट देखिए तो इन लोगों का नाम मिलेगा, और सीएजी में भी मिलेगा नाम, क्योंकि स्रोत ऑथेंटिक तो वेबसाइट ही देगा जो उस ऑफिस का वेबसाइट है। क्लियर है? तो ये फैक्ट है आपके समक्ष। अगर आप देखें इस बात को कि
कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, संवैधानिक सत्ता है ये, और ये भी संवैधानिक सत्ता है। दोनों संवैधानिक सत्ता है, क्योंकि दोनों का उल्लेख संविधान में है, इसलिए संवैधानिक सत्ता है। और संविधान का सत्ता इसलिए है कि इसका उल्लेख है पार्ट 5 में, CAG का उल्लेख पार्ट 5 में है, आर्टिकल 148 से 151 पार्ट 5 में, और यूपीएससी का उल्लेख 14 में है, संविधान के पार्ट 14 में, और 315 से 323 आर्टिकल पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में है, लोक सेवाओं के बारे में है। ठीक है, लोक सेवा के बारे में यह आर्टिकल डील करता है। अगर आप देखें कौन सा आर्टिकल की बात करें स्पेसिफिक, अगर स्पेसिफिक आर्टिकल कौन सा है तो महालेखा परीक्षक और नियंत्रक आर्टिकल 148 में उसका उल्लेख है। और कितना पोस्ट है महालेखा परीक्षक और नियंत्रक का? सिंगल पोस्ट है, दो नहीं है, सिंगल। चीजों को तोड़कर समझिए सो दैट कभी कंफ्यूजन ना हो। सिंगल पोस्ट फॉर यूनियन एंड स्टेट्स, राज्यों के लिए कोई अलग से नहीं है। ऐसा नहीं कि फेडरल सिस्टम है तो राज्य के लिए अलग, इसके लिए अलग। इसलिए मैं लिखा हूं कि यूनियन एंड स्टेट्स दोनों के लिए सिंगल पोस्ट है। राज्य की संचित निधि से भी खर्चा और संघ की संचित निधि से भी खर्चा, क्योंकि सभी पैसे जनता के ही हैं। अगर यहां पर देखें, ये तो 148 महालेखा परीक्षक और नियंत्रक के बारे में कहता है कि एक पद है महालेखा परीक्षक और नियंत्रक का, और पूरे यूनियन के लिए और स्टेट के लिए, संघ के लिए, राज्यों के लिए। और यूपीएससी में क्या कहता है? आर्टिकल 315(1) आर्टिकल कहता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड फॉर ईच स्टेट, यानी कि संघ के लिए एक होगा और प्रत्येक राज्य के लिए होगा, प्रत्येक राज्य के लिए दिया हुआ है। फॉर ईच स्टेट मतलब प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा बनेगा आयोग, लोक सेवा आयोग फॉर एवरी स्टेट, और संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग। ये 315(1) कहता है। आर्टिकल वाइज अगर बात करें तो 315(2) कहता है कि एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन हो सकता है, संयुक्त लोक सेवा आयोग। पूछा हुआ है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। संयुक्त लोक सेवा आयोग फॉर 2 और मोर स्टेट्स, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए। पहले तो सिंपल कह दिया कि हर राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, लेकिन 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, संयुक्त लोक सेवा आयोग हो सकता है। वो कैसे होगा, कैसे बनेगा? तो बनाने की शक्ति केवल और केवल पार्लियामेंट को है। भारत की संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग बना सकता है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब अनुशंसा हो, यानी कि रिकमेंडेशन हो, सिफारिश हो। कौन सिफारिश करेगा? सुन रहे हैं कि केवल देख रहे हैं? कौन सिफारिश करेगा? राज्य की विधानसभा, कंसर्न लेजिस्लेचर। जैसे बिहार और यूपी कहे कि हम लोगों के लिए ज्वाइंट बना दो, तो वहां की विधानसभा कहेगी, तो फिर पार्लियामेंट उस पर कानून बना देगा। ये क्लियर कट माइंड में होना चाहिए। आप लोग बहुत पढ़े होंगे, लेकिन आज इन चीजों को क्लियर कट समझ लीजिए इस बात को। 315(4) यूपीएससी में सर्व फॉर 2 और मोर स्टेट्स। पहली बात, संघ के लिए अलग, राज्य के लिए अलग। दूसरी बात, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बन सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। और तीसरी बात कि यूपीएससी जो है, संघ लोक सेवा आयोग, राज्यों के लिए भी काम करेगा, राज्यों के लिए भी काम करेगा अगर रिक्वेस्ट है तो। और यही बात 315(4) में है। यूपीएससी जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों के निवेदन पर, रिक्वेस्ट पर ऐसा कर सकता है, लेकिन वह निवेदन गवर्नर के थ्रू आना चाहिए। यूपीएससी राज्य के यहां जो रिक्रूटमेंट है स्टेट लेवल पर, राज्य स्तर पर जो भर्ती है, जैसे आप बीपीएससी कर रहे हैं, बीपीएससी बंद कर दे, बीपीएससी खत्म कर दो, मान लो कि भाई हमारा जो भी डिप्टी कलेक्टर है, डीएसपी है, उसकी नियुक्ति यूपीएससी करे, ऐसा वो कर सकता है अगर
गवर्नर यहां से रिक्वेस्ट भेजे, यानी गवर्नर का रिक्वेस्ट राज्य मंत्री परिषद का निर्णय होगा और राष्ट्रपति की सहमति हो, अप्रूवल हो, राष्ट्रपति के अनुमति से ऐसा किया जा सकता है, गवर्नर के अनुशंसा पर, रिकमेंडेशन पर। क्लियर है और नॉट? कंपोजिशन की बात करें, बनता कैसे है, हाउ इट इज कंपोज्ड, यानी कि महालेखा परीक्षक और नियंत्रक और संघ लोक सेवा आयोग का कंपोजिशन क्या है, मतलब कौन कौन से उसमें लोग होंगे। एक ये बॉडी है, हमने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है, ये बनेगा कैसे, तो ये बनता है सिंगल मेंबर बॉडी है, एक सदस्यीय है, जिसको लीड करता है सीएजी। संघ जो सीएजी है वो एक सदस्यीय बॉडी है, सिंगल, जिसका सर्वे सर्वा एक ही बंदा है, जिसका नाम है सीएजी। जबकि यूपीएससी एक मल्टी मेंबर बॉडी है, बहुसदस्यीय निकाय। क्या है? बहुसदस्यीय निकाय, यानी कि इसमें एक से अधिक लोग हैं, जिसको लीड कौन करता है, उसका हेड कौन होता है, चेयरमैन यूपीएससी, है ना। अब यहां तो एक ही सीएजी है, तो काम कैसे करेगा, चूंकि राज्यों का भी काम है, संघ का भी काम है, तो आवश्यकता और लोगों की भी है। तो इसको सपोर्ट करने के लिए असिस्टेड बाई, मतलब सीएजी को सपोर्ट कौन करेगा, असिस्ट कौन करेगा उसके पद के दायित्वों के निर्वहन में, तो यहां बोला डिप्टी सीएजी होगा। प्रेजेंटली 7 है डिप्टी सीएजी, यानी डिप्टी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल 7 है, और ये सातों रिपोर्ट करता है सीएजी को, क्योंकि सीएजी तो ऑल इन ऑल है, तो 7 DAG है, डिप्टी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और यहां की अगर बात करें तो यह क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा हुआ है, 8 से 10 सदस्य संख्या रहा है, 8 to 10, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, यूपीएससी चेयरमैन के अलावा। और ये लोग, यही लोग इंटरव्यू लेता है, चेयरमैन भी इंटरव्यू बोर्ड में बैठ सकते हैं, चेयरमैन पर भी इंटरव्यू, जैसे मेरा इंटरव्यू यूपीएससी में चेयरमैन ही लिए थे, उस समय वो माता प्रसाद थे, कैबिनेट सेक्रेटरी थे मायावती गवर्नमेंट में, उत्तर प्रदेश में मायावती सरकार में, माता प्रसाद नाम सुने होंगे। पहला दलित समुदाय से कोई व्यक्ति उस लेवल तो हुआ, उन्होंने ही मुझे पहला इंटरव्यू लिया था, ठीक है, दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस। सेकंड टाइम में जो इंटरव्यू लिए वो मेंबर थे डीपी अग्रवाल, बाद में वो भी चेयरमैन बने यूपीएससी के। जरूरी नहीं है, बट हो सकता है डिसाइड करें, हाँ हमको इंटरव्यू लेना है। वाइस चांसलर पढ़ाता नहीं है यूनिवर्सिटी का और कहे कि हाँ हमको एक क्लास लेना है, ले सकता है, कोई ऐसे उसके लिए बार नहीं है, बिकॉज वो ऑल इन ऑल है यूपीएससी का। ये किस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ का हेड है ही, अभी महाजन साहब हैं, आरके महाजन साहब, और उनके अंडर में सदस्य भी हैं, वो पीएससी के हेड है। हाँ, हम तो यूपीएससी की बात कर रहे हैं, हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं, यह यूपीएससी के, ये सारा प्रोविजन संघ लोक सेवा आयोग के बारे में है, ठीक है, बेसिकली यही पूछता है, स्टेट पीसीएस का कंपोजिशन नहीं पूछेगा। अगर ये किसके हेड हैं सीएजी, ये एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसके हेड हैं, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, भारतीय लेखा और संपरीक्षा विभाग। ये कैसे आता है पता है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, आप भी बन सकते हैं इसके, आप भी सीएजी बन सकते हैं। जो यूपीएससी लेता है सिविल सर्विसेज एग्जाम, उसमें 35 सर्विसेज लगभग होते हैं, प्लस माइनस, उसमें होता है इंडियन रेवेन्यू सर्विस भी होता है, उसमें होता है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, IANAS, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। ये बंदा भी सीएजी बन सकता है, अब बनना इसी को चाहिए, क्योंकि यह, इसका पूरा सूत्रपात ही इसी में हुआ है, डे 1 से यही सीखता है ऑडिट करना। वो आईएएस ऑफिसर ऑडिट का कभी भी सर्वे सर्वा ज्ञाता नहीं हो सकता, वो जर्नलिस्ट पोजीशन है, आईएएस जर्नलिस्ट पोजीशन है,
तो जर्नलिस्ट हमेशा जर्नलिस्ट रहेगा, वो स्पेशलिस्ट कभी नहीं हो सकता। ये बंदा स्पेशलिस्ट है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, और बहुत बढ़िया सर्विस है, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण सर्विस है, और इसे सभी लोग डरता है क्योंकि सारे जिन को यही लोग निकालता है। और इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ये जो जीएसटी हुआ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज, और जो मैंने सीबीआईसी बताया था, ये सब इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ये भी बहुत अच्छा सर्विस है। क्योंकि आपको तो पूछा जाता है कि आप सर्विस का प्रेफरेंस बताइए, सब लोग देगा आईएएस आईपीएस, वो सब लोग यही देगा, या इंडियन फॉरेन सर्विस आईएफएस आप लोग देंगे, उसके बाद जो भरना है यार भर दो, कई लोग यही देता है। सबसे पहले क्या सबसे फर्स्ट यही देता है, ये भी दे सकता है कई लोग आईआरएस, तो आईआरएस पहला दीजिएगा तो इंटरव्यू में पूछता है कि आपने आईआरएस क्यों दिया, उसका स्मेल गलत होता है, मतलब कि आप कुछ मनसा गड़बड़ है, पैसा कमाने का उद्देश्य है, लूटमार वाला पहला डिपार्टमेंट पसंद है, क्योंकि यहां पर काफी एडजस्टमेंट होता है। 20 लाख टैक्स बन रहा है और आप 2 लाख में मैनेज कर दिए, ये ज्यादा होता है और अक्सर होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो लोग देता है तो साबित करना पड़ता है आप क्यों देना चाहते हैं, आईएएस क्यों नहीं बनना चाहते हैं, या ऑडिट क्यों नहीं बनना, ये दीजिए तो स्ट्रॉन्ग ग्राउंड। हालांकि आप दोनों को डिफेंड कर सकते हैं, आप दोनों को डिफेंड कर सकते हैं, इंटरेस्ट है, सबसे बड़ी बात है। अपॉइंटमेंट, नियुक्ति कैसे होती है, अगर आप देखें दोनों की, सीएजी की और यूपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति कैसे होती है, तो 148 एक कहता है कि महालेखा परीक्षक और नियंत्रक की जो नियुक्ति होगी भारत का राष्ट्रपति करेगा, भारत का राष्ट्रपति। और इसका नियुक्ति कहता है 316 एक में बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चेयरमैन का, यूपीएससी का चेयरमैन और यूपीएससी के जितने भी सदस्य हैं 316 एक के अनुसार उसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति कर रहा है। यूपीएससी के चेयरमैन का भी, यूपीएससी के जितने भी मेंबर हैं 8 से 10, उसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति, और यहां पर भी महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति। और दोनों का आर्टिकल है, यहां 148 एक सीएजी के लिए है और यहां पर 316 एक यूपीएससी के लिए है। इट इज क्रिस्टल एज क्लियर। सीएजी में वो प्रमोट होके बढ़ेंगे, सीएजी में जो आप डिप्टी सीएजी की बात किए, वो प्रमोट होके आगे बढ़ रहे हैं, वो प्रमोट होके बाहर बढ़ रहे हैं। जैसे देखिए यहां पर डीएजी है, डिप्टी ऑडिटर जनरल, डिप्टी ऑडिटर जनरल, उसके बाद पीएजी प्रिंसिपल ऑडिट जनरल, यहां पर पटना में प्रिंसिपल ऑडिट जनरल है, पटना में, हर राज्य में मिलेगा प्रिंसिपल ऑडिटर जनरल। और यहां के बाद फिर डिप्टी सीएजी भी बनेंगे और फिर सीएजी भी है, यानी कि आपका सर्विस यही है, ये नहीं है, ये तो टैक्स वालों का सर्विस है, ये सर्विस है, कैडर यही है। ये जो प्रमोशन है डिप्टी सीएजी, वो कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है। आईएएस बहुत ही बेहतर क्लास है, इवन आईएएस से बेहतर है, मैं कहूं तो आईएएस से, क्योंकि आईएएस को 10 तरह का प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर है, बहुत कुछ मैनेज करना पड़ेगा, ये स्वतंत्र है, मालिक है, किसी की सुनता नहीं है, और किसी का कैरियर अगर वो गलत किया है तो ये ऑल इन ऑल है। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, क्योंकि फंड की जांच कर रहा है, यह कोई भी बाहरी प्रभाव को स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए यह फर्स्ट क्लास सर्विस में माना जाता है। तो डे 1 से ट्रेनिंग मिलेगा आपको, मसूरी में ट्रेनिंग मिलेगा। जिन लोगों का इस साल सिलेक्शन हुआ है शुभम एंड ऑल, उस सब का लेटर आ गया, क्योंकि मुझे भी एक आदमी ने भेजा था वो लेटर, एक व्यक्ति का प्रॉब्लम था, शो को जारी किया था कि आपने डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं दिया है कुछ कुछ, तो उसका रिप्लाई भी मैं बनाया हूं। वो बंदा कहीं और है, मध्य प्रदेश में है, कि अब इसका क्या करें, क्योंकि लिंक चारों तरफ का है। तो फिर उसका रिप्लाई, अब उसका रिप्लाई दिए, 4-5 दिन के अंदर उसका जवाब आ गया कि आपका दिसंबर से ट्रेनिंग है और आप ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। यानी कि सारे लोगों का, ऑल 35 सर्विसेज का ट्रेनिंग हो रहा है, और उसके बाद स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के लिए सब लोग अलग अलग चल रहा है। आईएएस लोग मसूरी में ही रुक जाता है,
आईपीएस वाला चला जाएगा हैदराबाद में एकेडमी में, और बाकी सब लोग अपना अपना, कोई बड़ौदा में चल गया, रेलवे में है, तो सबकी अलग अलग स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होगी और वहां जाएगा और वहीं से ट्रेंड होगा और एक दिन वह मास्टर बन जाएगा, ऑडिट की बारीकियों को समझ लेगा। जैसे आप इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन करते हैं, पीजी करते हैं, और पीजी के बाद आप मास्टर बना जाता है, मास्टर ऑफ आर्ट्स, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री मास्टर होते हैं ना आप, वो मास्टर करवा देता है। ये तो खैर किताबी मास्टर आप बनते हैं, नॉलेज रहे या नहीं डिग्री मिल जाती है, यहां तो रियली आपको बता दिया जाता है। इतना रिगरस ट्रेनिंग होता है आपका, कैसे ऑडिट पकड़ना है, कहां लूप होल्स पकड़ना है, कहां पर क्या करना है, ठीक है, ये सब बात है। क्वालिफिकेशन की बात अगर आप करें, क्वालिफिकेशन योग्यता क्या है, बनने के लिए योग्यता क्या है, तो ये तो लाइन सीएजी का है, महालेखा का, और ये लाइन है यूपीएससी का, ठीक है। तो नॉट स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या योग्यता हो संविधान में वर्णित नहीं है, पूछा हुआ है, यह लाइन पूछा हुआ है। संविधान में योग्यता का उल्लेख नहीं है, आपको अटपटा नहीं लगना चाहिए, योग्यता का उल्लेख नहीं है। और यहां पर भी नॉट स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि कौन व्यक्ति यूपीएससी का चेयरमैन बनेगा, या ये योग्यता का मेंशन नहीं है संविधान में। आपके पास बुक है, चेक कर लीजिएगा। नो स्पेसिफिकेशन यानी वर्णित नहीं है कि उसका क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए। लेकिन यहां एक बात है, 8 से 10 लोग होगा ना, इसमें कहता है कि 1/2 यानी 4 से लेकर 5 जो होंगे उनको 10 साल का अनुभव होना चाहिए, 10 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ सर्विस इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ बिहार। 10 साल का अनुभव होना चाहिए राज्य में काम करने का और संघ में काम करने का, मिलाकर या अलग अलग 10 साल का अनुभव। कोई भी बंदा बन सकता है, जैसे 10 साल का हमारा अनुभव हो गया। और अगर राजनीतिक ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं अगर हमसे प्रसन्न हैं, चलो भाई तुमको हम यूपीएससी का मेंबर बना देते हैं, हम यूपीएससी का मेंबर बन जाएंगे और सीनियरिटी आ जाएगी, तो हम सब चीज ठीक चल रहा तो चेयरमैन भी बन सकते हैं। समझ रहे बात, आप भी बन सकते हैं यूपीएससी के चेयरमैन। 10 साल का अनुभव चाहिए और 10 मैंने ये 10 का है, सभी लोग अनुभव को करें, ये मैंने कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कहा है कि कम से कम आधे लोग 10 साल का अनुभव है, यानी बाकी लोगों के लिए दरवाजा खोल दिया है। अनुभवहीन लोग भी जा सकता है, राजनीतिक लोग भी जा सकता है। समझ रहे ना बात, क्योंकि आधे लोगों के लिए कहा है, आधे लोगों पर साइलेंट है। ये ध्यान देना है, सब बात बारीकियों को समझना है। ओथ शपथ कौन दिलाएगा? शपथ कहता है 148 सीएजी को शपथ दिलाएगा भारत का राष्ट्रपति। सीएजी को शपथ दिलाने वाला होता है भारत का राष्ट्रपति, महालेखा परीक्षक और नियंत्रक को। और शपथ ग्रहण का जो फॉर्मेट है वो 3rd शेड्यूल में है, 3री अनुसूची में है। जो लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में शपथ प्राप्त करता है सीएजी, भारत का राष्ट्रपति, यही दिया हुआ है वर्ड। और यहां पर शपथ राष्ट्रपति नहीं दिलवाता है, आउटगोइंग चेयरमैन, जो चेयरमैन है वही शपथ दिलाएगा सदस्यों को। कमिंग फ्रॉम आउटसाइड मतलब कि पहले से आप सदस्य बन गए, यूपीएससी का मेंबर बने हैं, तो वहां कोई चेयरमैन है ना, वो शपथ दिलाएगा। और कोई नया चेयरमैन बाहर से आ रहा है, प्रमोट अंदर से नहीं हो रहा है, बाहर से आ रहा है, तो जो चेयरमैन जाने वाला है वो शपथ दिला के तब जाएगा। यहां राष्ट्रपति शपथ नहीं दिला रहा है जी। यूपीएससी का चेयरमैन यूपीएससी के नौ नियुक्त सदस्यों को शपथ दिलाएगा। यूपीएससी का चेयरमैन यूपीएससी के 9 नियुक्त सदस्यों को शपथ दिलाएगा। यूपीएससी का चेयरमैन पहले से है और कोई बाहर से आ रहा है, यूपीएससी के अंदर का सदस्य चेयरमैन नहीं बना, बाहर से आ रहा है, तो जो जाने वाला चेयरमैन है वो शपथ दिलवा कर जाएगा नए चेयरमैन को। यहां राष्ट्रपति शपथ नहीं दिलवा रहा है। जानकारी थी ये सब बात। टेन्योर कार्यकाल क्या होगा? कार्यकाल, टेन्योर कार्यकाल
6 साल या 65 साल उम्र होने तक, जो भी पहले हो, 6 साल या 65 साल उम्र होने तक। और वहां पर भी यही बात है, यूपीएससी का चेयरमैन 6 साल रहेगा या जब तक कि उसका 65 साल उम्र नहीं हो जाता। हां, इसके पहले वो रिजाइन कर सकता है, इसके पहले उसको किसी और कारण से हटाया भी जा सकता है। ये सब है। अगर सैलरी की बात करें, कितनी सैलरी मिलती है, तो सैलरी मिलती है 2.5 लाख, 2.5 लाख पर मंथ। कोई ज्यादा नहीं है, उसे तो प्राइवेट लोगों को मिलता है, लेकिन यहां पर पद की प्रतिष्ठा है और ये बेसिक है एक तरह से समझिए तो। इस पर डीए वगैरह सब मिलेगा, अलाउंस है बहुत ज्यादा, भत्ता सब बराबर का पोजीशन है। और वहां पर भी 2.5 लाख, यूपीएससी का चेयरमैन भी 2.5 लाख। एक क्वेश्चन डायरेक्ट मेंस में आएगा और बनेगा, मेंस का डायरेक्ट का क्वेश्चन और प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन है कि इतना बड़ा काम सीएजी कर रहा है, ऑडिट कर रहा है, तो उस पर प्रेशर भी तो है, यूपीएससी भी करता है। अब यहां से एक पॉलिटिशियन जाए, मेरे बेटा को आईएएस में रख लो यार, इसको आईपीएस बना दो मेरी बेटी को, उस पर अगर प्रेशर यूपीएससी के चेयरमैन पर जाने लगे तब तो हो गया, मेरिट सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो उसकी स्वतंत्रता कैसे बनेगी? अगर यह स्वतंत्र ना हो, निर्भीक ना हो और निडर होकर अगर काम ना करे तो सिस्टम फेल हो जाएगा कि नहीं? इसलिए पोस्ट को बहुत स्ट्रांग बनाया गया है संवैधानिक दृष्टि से, वेरी स्ट्रांग, सो दैट बाहरी प्रभाव उस पर ना पड़े। अब देखिए, यही चीज मैं डील कर रहा हूं कि कैसे स्ट्रांग है। तो इंडिपेंडेंट पोजीशन है, इसका मतलब है स्वतंत्र कार्यालय है, इस पर कोई आंख नहीं दिखा सकता। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, यह स्वतंत्र पोजीशन है, ऑफिस है और इसके लिए सेपरेट डिपार्टमेंट है इसका, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। जिस डिपार्टमेंट में भर्ती यूपीएससी से होती है सिविल सर्विसेज के माध्यम से, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस एक सेपरेट कैडर है और वही लोग इस सिस्टम में इन करते हैं। और यहां पर भी इंडिपेंडेंट ऑफिस है यूपीएससी का, संवैधानिक पद है और ये डेडिकेटेड यूपीएससी है यहां पर, जो बताता है कि एक स्वतंत्र कार्यालय है जो बाहरी प्रभाव से, राजनीतिक या अन्य प्रभावों से मुक्त है, फ्री है, तभी ये काम कर पाएगा, अदरवाइज कोलैप्स हो जाएगा। अगर सेफगार्ड की बात करें तो इसका टेन्योर्ड सिक्योर्ड है, यानी इसका जो कार्यकाल है वो सुनिश्चित है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये नहीं कि जब चाहो जाओ जी, कल नहीं आना है, सैलरी तुम्हारा बंद कर दिए, या ऐसे करो, कोई दबाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं। वो स्वतंत्र है, उसके कार्यकाल के पहले नहीं हटाया जा सकता जब तक कि वो स्वयं रिजाइनेशन ना दे। इसी कहते हैं टेन्योर्ड इज सिक्योर्ड। सिक्योर मतलब सुनिश्चित, निश्चित है, उस पर कोई आंच नहीं आएगा। डज नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के इच्छा से काम नहीं करेगा। राष्ट्रपति अप्रसन्न है, हट जाओ जी, जैसे गवर्नर का पोस्ट है, गवर्नर आज हैं, कल से नहीं रहिएगा जी। बिहार का गवर्नर है अभी, है ना, अब कह दे कि कल से नहीं आना है तो नहीं आएगा। राष्ट्रपति अपनी जो प्रसन्नता है वो वापस ले लेगा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज हेयर बाई विड्रॉ द प्लेजर, खत्म, गवर्नर खत्म। राष्ट्रपति की इच्छा से काम करता है गवर्नर, तो उस पोस्ट सिक्योर्ड है वो नहीं है। यहां पर अगर करने लगेगा राष्ट्रपति ऐसा कि कल से मत आओ क्योंकि तुमने घोटाला पकड़ लिया है, सरकार का बहुत बदनामी कर दिया है, तब तो सब खत्म हो जाएगा जी। तो व्हाट सिचुएशन कुड हैपन, समझ रहे सब बात को। इसलिए पूरा टाइट किया गया है सिस्टम को कि सिस्टम पर कोई आंच ना आवे। इसलिए राष्ट्रपति उसको नहीं हटा सकता, क्योंकि राष्ट्रपति के इच्छा से वह पद नहीं धारण करता, वह संविधान की इच्छा से पद धारण करता है। टेन्योर इज सिक्योर, टेन्योर में उसको कोई नहीं हटा सकता सीएजी को। एंड राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम नहीं करता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए माइंड में इस बात को। यूपीएससी चेयरमैन भी बहुत बड़ा पोजीशन है, वह भी
टेन्योर्ड सिक्योर्ड, यानी 6 साल या 65 साल के उम्र होने के पहले उसको कोई नहीं हटा सकता, जब तक कि कोई विशेष बात ना आ जाए, रिजाइनेशन ना कर दे या किसी प्रकार की दूसरी बात ना आ जाए। और डज नॉट होल्ड ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो काम नहीं करता। दोनों में तो आपको लगता है कि बहुत स्ट्रांग बैकअप दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप दिया गया है, सो दैट वो स्वतंत्र होकर निर्भीक रूप से काम कर सके, पद के दायित्वों को निभा सके, प्रेशर में ना आए। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, सब सेटिंग से होगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए इनको सफिशिएंट बैकअप दिया गया है। आ रहा है, जो भी प्रश्न है उसके बाद ही तो आप पूछिएगा। देखिए, सेफगार्ड में अभी सेफगार्ड में डील कर रहा हूं कि रक्षोपाय क्या हैं, उसके पोस्ट को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के क्या क्या प्रावधान है। फुल क्वेश्चन है मेंस का, पीटी का भी क्वेश्चन है। तो इसमें अगला पॉइंट कहता है कि कैसे हटाओगे, रिमूवल, वर्ड रिमूवल है, इसमें वर्ड रिमूवल है, कैसे हटाओगे, सीएजी को कैसे हटाना है। तो सीएजी को हटाने के लिए 148(1) में प्रावधान है। सीएजी को हटाने का संवैधानिक प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 148(1) में है और कहता है कि सीएजी को कौन हटाएगा, केवल और केवल पार्लियामेंट हटाएगा। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह काम नहीं करता है, केवल पार्लियामेंट हटाएगा और पार्लियामेंट हटाएगा उसी तरीके से जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है। अब समझिए कितनी बड़ी बात है, आज तक कोई जज तो हटा नहीं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का, आना कोई सीएजी हटा। ये इतनी बड़ी प्रक्रिया है कि ये स्टार्ट भी हो जाए तो बीच में ही अपूर्ण खत्म हो जाती है। पूरा हो जाएगा तब ना, प्रक्रिया है, हटाने का नियम तो है ही, लेकिन इतनी जटिल प्रक्रिया है कि वो कभी हो नहीं पाता। इसलिए स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। और हटाने का ग्राउंड वही है, साबित कदाचार या दुर्व्यवहार, साबित कदाचार या दुर्व्यवहार, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, या फिर इनकैपेसिटी, अक्षमता, अक्षमता, जो जज के लिए भी यही ग्राउंड है हटाने के लिए। जिस ग्राउंड पर जज हटेगा सुप्रीम कोर्ट का, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जज हटेगा, उसी तरीके से सीएजी भी हटेगा, उसी ग्राउंड पर सीएजी भी हटेगा। यानी जज को हटाने का तरीका और सीएजी को हटाने का तरीका और ग्राउंड सेम। यह बताता है कि इसका पोजीशन कितना सेफगार्ड किया गया है, कितना इंडिपेंडेंट पोजीशन है, सो दैट उस पर बाहरी प्रभाव न काम कर सके कि तुम हमारा बात नहीं मानोगे, कल तुमको सीएजी पद से हटा देंगे। नॉट हैपन, इट कैन नॉट हैपन। कितने बड़े माइंड वाले लोग थे संविधान निर्माता। कल्पना कीजिए 1949 में कितना कम विकास की उस समय बात थी और कितनी बड़ी बड़ी बातों को उन्होंने सोच लिया। आज आपको कितना बड़ा लगता है कि कितना स्ट्रांग पोजीशन बनाया गया है। अदरवाइज ध्वस्त हो जाए सिस्टम, मिट्टी में मिल जाए देश का संविधान, अगर ऐसा ना हो तो। लेकिन उन्होंने 1949 में ही इस बात को कल्पना कर लिया था कि भैया सीएजी को तो बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, नहीं तो खर्च का हिसाब किताब बहुत मुश्किल हो जाएगा। जनता का पैसा है, इट इज ए पब्लिक पर्स, भारत की संचित निधि, और उसे जो भी खर्चा हो जाएगा उसका तो पूरा सर्जरी होना चाहिए, पोस्टमार्टम होना चाहिए, खर्च सही हुआ या गलत हुआ। बात आई है यूपीएससी का, जिसके लिए आप सभी प्रयासरत रहते हैं, चाहे बीपी जो भी है, पब्लिक सर्विस कमीशन। यहां से अगर रॉन्ग एंट्री हो गई, गलत एंट्री प्रवेश कर गया यूपीएससी में, देश ध्वस्त हो जाएगा। कार्यपालिका चलाएगा कौन? और मैं बता दूं, ज्वाइंट सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी की भर्ती कर रहा है, क्योंकि यूपीएससी के माध्यम से जिस टैलेंट की जरूरत है देश के विकास के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार को, वैसा नहीं मिल रहा है।
जिस रूप में आईएएस की आवश्यकता है देश के विकास के लिए, जो टेक्निकल खासकर चीजें हैं, वैसा नहीं मिल रहा है। इसलिए ओपन कर दिया है, विप्रो वाला भी आ सकता है, रिलायंस वाला भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, प्राइवेट पब्लिक या मिक्स। और इतना पोजीशन निकाला है, अभी वेबसाइट पर अपलोड है यूपीएससी का, ज्वाइंट सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी के लिए मांगा है, देश की सेवा दीजिए। और जो ज्वाइंट सेक्रेटरी बनेगा उसको आईएएस भी रिपोर्ट करेगा। खोज है, मेधा की पहचान है। एक गोल्ड मेडल मिलता है तो सब लोग उसको आरती दिखाने लग जाते हैं देश में, क्योंकि देश में हमारा है नहीं वैसा टैलेंट, स्पोर्ट्स टैलेंट। कितना होता है, एक बंदा ने अभी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, पहला वाला, लगा कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सब लोग लगा है कि कुछ नया चीज हो गया, जबकि चाइना में सामान्य सी बात है। कितना गोल्ड मेडल जीता है, कॉमन है, आदि हो चुके हैं गोल्ड जीतने का। हमारे देश में वैसा नहीं है। वैसे ही यहां पर टैलेंट की कमी है, या टैलेंट है तो हम पहचान नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं यूपीएससी बीपीएससी चुनने की प्रणाली में भी देखना होगा कि राइट कैंडिडेट, क्योंकि जब सिस्टम में आएंगे तो सिस्टम में जो सड़े हुए अंडे हैं वो नए अंडे को भी बर्बाद कर देंगे, स्पॉइल कर देंगे। और आप कैसे अपना, आज तो कहोगे देश का सेवा करना है सर, हम इंटरव्यू में बड़ी बड़ी बातें होंगी, जब आप सिस्टम में जाओगे तो सिस्टम इस तरह से गिरफ्त कर लेगा कि उसी मोड में आप भी चलोगे, कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि सिस्टम उसी रूप में है। इसी सिस्टम में एक से एक लोग निकलते हैं। टीएन सेशन का नाम देखिए, सुधार दिया चुनाव आयोग को, खैरनार है। एक बंदा हरियाणा में है जो साल भर में 2 बार ट्रांसफर होता है उसका। हाँ, तो एक से एक लोग मिलेगा जिन्होंने अपने कर दिया, अपने वजूद से उन्होंने कायम रखा है, सुधार दिया सिस्टम में। मैं एग्जाम्पल दूंगा बिहार बोर्ड का ही। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में ये घोटाला वो घोटाला सब चीज 16 तक होता था, और 17 से एक आईएएस ऑफिसर के हाथ में कमान पड़ी, और उसके बाद 17 से कोई न्यूज बना ही नहीं। 17, 18, 19, 20, 21, 5 साल देश का पहला बोर्ड बन गया, सबसे पहले परीक्षा देने वाला आदमी चाहिए। सब आदमी तो वही है, कौन प्रशासन सही ढंग से करता है। एक से एक लोग टैलेंटेड लोग हैं। अब उसकी सेवा आप लेना चाहते हैं कि नहीं, अदरवाइज कई लोग साइडलाइन भी रहते हैं, डस्टबिन में डाल के रखेगा। समझना बात। यूपीएससी में भी देखना होगा, आज इंजीनियर का सबसे ज्यादा हो रहा है, सबसे ज्यादा इंजीनियर्स हो रहे हैं। कहीं सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है, हिंदी माध्यम वाला कम हो रहा है तो ऐसा क्यों है। सब सोचने का बात है, और सबके पीछे लॉजिक है और रीजनिंग है। आधे अधूरे पढ़ाई से कोई सफलता नहीं मिलेगी, ना बीपीएससी ना यूपीएससी, जब तक ग्रिप ना लें। कई लोग कहेंगे कि पॉलिटी में कम क्वेश्चन आता है, छोड़ दो, वह पहले ही आउट है वो बंदा है। पॉलिटी करने जा रहे हो यार, सरकार बन के सरकार का हिस्सा बनोगे तो पॉलिटी ही करोगे आप कॉन्स्टिट्यूशन ही डील करोगे। और अभी से पॉलिटी से एलर्जी हो जाएगी कि बीपीएससी कम पूछता है, देन यू आर ऑलमोस्ट शुरू में ही आउट हुआ। इट इज द मोस्ट फंडामेंटल। पॉलिटी और नहीं जाने, इकोनॉमी नहीं जाने तो क्या आप हिस्ट्री डील करोगे? यही तो करना है, इकोनॉमी और पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। बट पीपुल डोंट अंडरस्टैंड, इसलिए इस रेस में आप एक दिन अकेले रह जाते हैं। ध्यान रखिए, और आप रेस में नंबर 1 बने रहें, इसके लिए जो सजगता और मेहनत की आवश्यकता है, इसके लिए मैं बार बार बोलता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेहनत क्या चीज होता है। हवा में नहीं बोल रहा हूं, जो मेहनत मैंने जीवन में, अपने जीवन में जो मेहनत किया है, वो मेहनत के आधार पर बोलता हूं कि यूपीएससी क्या मेहनत खोजता है, चाहे बीपीएससी, क्योंकि लाखों लाख आपके कंपटीटर हैं और उनको बीट करना है आपको। उसके लिए आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देना पड़ेगा आपको, असाधारण मेहनत करना पड़ेगा, और सोच को बदलना पड़ेगा। वो क्या कहता है ये क्या होगा, उससे नहीं मतलब है। और एक बार कर लिए तो कोई जरूरी नहीं है दूसरा बार। शुभम नंबर 1 टॉपर हैं, हो सकता है अगले बार दे तो प्रीलिम्स क्लियर ना हो। यू नेवर नो, यू नेवर नो। क्योंकि मैंने सुधार के लिए जब किया, इंटरव्यू इतना बार बार दिया, अंतिम चांस में मेरा पीटी ही नहीं हुआ। आज मैं डिस्क्लोज करता हूं उस बात को। इन लास्ट अटेम्प्ट इवन पीटी वाज नॉट क्लियर्ड। तो क्या आप कहेंगे कि हमारी तैयारी नहीं थी? मैंने तो इंटरव्यू देने वाला लगातार इंटरव्यू दे रहा था। इट इज हाईली अनसर्टेन, यूपीएससी बीपीएससी हाईली अनसर्टेन। हमेशा चैंपियन बन के आपको रहना पड़ेगा, हमेशा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देना है, तब जाकर आप पब्लिक सर्विस में अपना स्थान बना रहे हैं। ध्यान रखिएगा।
ये भी गुरु मंत्र है जो लगातार मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैं 2004 से ही इस चीज को पढ़ा रहा हूं और देख रहा हूं कि कौन कौन क्या है, कौन कितना सजग है, मेहनत है, अपने पद और दायित्व के प्रति सजग है। मतलब जो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमको देख के ही पता चल जाता है कि कितने पानी में आप हो, क्या कर सकते हैं। ठीक है, खैर आउट ऑफ द वे हो गया ये। रिमूवल, आप यहां कौन सीएजी हटाएगा? सीएजी को पार्लियामेंट हटा रहा है और उसी तरीके से हटा रहा है, यानी यहां भी राष्ट्रपति का एक ऑर्डर निकलेगा, फॉर्मल ऑर्डर उसी तरीके से। और यहां पर कौन हटाएगा? पार्लियामेंट ही हटाएगा, प्रेसिडेंट हटाएगा। प्रेसिडेंट तो इसको भी हटाएगा, एक ऑर्डर निकालेगा, हटाने का ऑर्डर प्रेसिडेंट हटाएगा। यहां पर प्रेसिडेंट हटाएगा इसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के इंक्वायरी पर। यहां पर इंक्वायरी कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट। और इसको हटाने का ग्राउंड 3 है। यूपीएससी के चेयरमैन को हटाने का ग्राउंड 3 है। एडजर्ज इंसॉल्वेंट, ध्यान रखिए इंग्लिश वर्ड है, एडजर्ज इंसॉल्वेंट। इसका मतलब होता है वो दिवालिया घोषित हो गया हो। चलिए लेट्स स्टार्ट, क्योंकि अभी बाद में अपडेट कीजिएगा, ठीक है, अपडेट बाद में। सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट टू जस्ट नोटिफाई, सीएजी को हटाने के मामले में राष्ट्रपति केवल एक ऑर्डर निकालेगा। और यहां पर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पेड एम्प्लॉयमेंट, यानी एक ऐसा नौकरी करने लगे यूपीएससी का चेयरमैन जहां पर पैसा मिलता हो, तो इस ग्राउंड पर हटेगा। और अनफिट टू होल्ड ऑफिस, अनफिट टू होल्ड ऑफिस बिकॉज इंफर्मिटी ऑफ माइंड, सही ढंग से माइंड काम नहीं कर रहा है। इंफर्मिटी ऑफ माइंड का मतलब है कि सही ढंग से कार्यों का दायित्व नहीं निभा रहा है, इसलिए अनफिट है, पद को होल्ड करने में अनफिट है। यानी यूपीएससी का चेयरमैन यही 3 ग्राउंड पर हट रहा है। दिवालिया हो गया हो, या फिर किसी पेड एम्प्लॉयमेंट को धारण कर लिया हो, या फिर मानसिक रूप से योग्य नहीं हो। ये संविधान में दिया हुआ है। और कैसे हटेगा? ये 317(2) में दिया हुआ है, 317(2) में दिया हुआ है। बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति हटाएगा। ऑन एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आफ्टर कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी, या एक जांच होगा, एक इंक्वायरी होगी, वह इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट करेगा। अगर इंक्वायरी में यह बात साबित हो गई कि यह जो 3 कंडीशन है मैं बताया, इन तीनों कंडीशन में कोई ना कोई साबित हो रहा है, देन यूपीएससी का चेयरमैन हट जाएगा सुप्रीम कोर्ट के इंक्वायरी के बाद, और राष्ट्रपति आदेश निकाल देगा। एक मैंने बताया इंसॉल्वेंट है, दिवालिया हो गया हो। दूसरा है पेड एम्प्लॉयमेंट धारण किया हो, कोई जॉब पकड़ लिया हो। और तीसरा है कि मानसिक रूप से सक्षम नहीं हो पद के दायित्वों को कार्य करने में, होल्ड करने में। किस समय मानसिकता डाउन हो जाए, आपको पता है कि अगला मानसिकता आपका क्या होगा? डू यू नो कब क्या परिस्थिति बन जाए? ये दिया हुआ है और ये डे 1 से है, संविधान संशोधन के माध्यम से ये नहीं है, डे 1 से है। सेफगार्ड की ही बात हो रही है। नो वेरिएशन इन हिज सैलरी एंड राइट, उसके जो सैलरी है, जो उसके अधिकार हैं, उसको आप कम नहीं कर सकते। अगर कम करेंगे तो ये काम कर ही नहीं पाएगा। सीएजी कर पाएगा? बोला कि ज्यादा हम टाइट काम करेंगे, स्ट्रॉन्ग काम करेंगे तो हमारा सैलरी घटा देगा, तो कैसे काम चलेगा? ऐसा नहीं है। उसके पद पर रहने के दौरान उसके जो पावर हैं, संवैधानिक अधिकार हैं, जो उसके सैलरी है, उसमें वेरिएशन नहीं की जा सकती है। सैलरी बढ़ जाए ठीक है, घटेगा नहीं, बढ़ाओ स्वागत है, बढ़ता ही है। ड्यूरिंग टेन्योर टू हिज डिसएडवांटेज, जिससे वह लॉस में हो जाए, ऐसा नहीं होगा। यहां पर भी वही बात है यूपीएससी का, तभी तो ये लोग स्वतंत्र होकर काम कर पाएगा, निर्भीक होकर।
ये बताता है कि सेफगार्ड क्या है। सैलरी एंड सर्विस कंडीशन कौन फिक्स करता है? पूछा हुआ है पीटी में। पार्लियामेंट करता है, लेकिन यहां पर पार्लियामेंट नहीं करता यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर का, यहां पर भारत का राष्ट्रपति करता है। अंतर देखिए दोनों में। इसी अंतर के लिए यह टेबल आपके समक्ष है। सीएजी का सैलरी सर्विस कंडीशन पार्लियामेंट करता है, यूपीएससी के मामले में यह काम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। अब ऐसा क्यों है? संविधान में ऐसा ही है डे वन से। ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जो खर्चा है, प्रशासनिक जो खर्च है सीएजी का, ये सीएजी का टेबल है, ये यूपीएससी का टेबल है। ये यूपीएससी का टेबल है, ये सीएजी का टेबल है। और मैं बता रहा हूं सीएजी ऑफिस एक बड़ा सा ऑफिस है। उस ऑफिस का जो भी प्रशासकीय खर्च है, क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी है, वहां पर अलाउंस है, टेलीफोन का खर्चा है, मीटिंग है, रिसर्च चल रहा है, सेमिनार हो रहा है, तो लाखों में खर्च है। वो सारे के सारे खर्च सीएजी ऑफिस का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से है, भारत की संचित निधि से, जो कि चार्ज एक्सपेंडिचर है, भारित व्यय है, जो कि वोटेबल नहीं है। ये मैं बता चुका हूं। इसलिए इस पद को स्वतंत्र बनाया गया है शुरू से ही। एक एक नहीं, अनेक उपाय किए गए हैं। और यहां पर भी कंसोलिडेटेड फंड दिया, ये मिस्टेक भाई आ गया है, इसको होना चाहिए था यूपीएससी। यूपीएससी होना चाहिए। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से यूपीएससी, और यूपीएससी के चेयरमैन का और उसके पूरे ऑफिस का जो खर्च है वहीं से होता है, जो कि ये इस तरह की बात है। ठीक है। अब देखिए पोस्ट रिटायरमेंट, रिटायर हो गए आप, रिटायर के बाद यार थोड़ा सा ज्यादा ऑडिट मत करो, थोड़ा सा ज्यादा सर्जरी नहीं करना है, नहीं तो एक से एक घोटाला निकल जाएगा। रिटायर कर जाओगे तो अच्छा पोजीशन हम दे देंगे, गवर्नर बना देंगे कहीं पर, या कुछ और बना देंगे, ये सब बना देंगे, कोई एक पोस्ट दे देंगे, तुम्हारा जीवन भर चलता रहेगा। ये लॉलीपॉप नहीं चलेगा। यह जो ऑफर है कि तुम ज्यादा जांच मत करो, थोड़ा सा रिलैक्स रहो, तुम्हारे लिए कुछ हम रखे हुए हैं गिफ्ट, रिटायरमेंट के बाद गिफ्ट दे देंगे, तब तो कल अच्छा ठीक है, हमारा क्या है, हम अपना करते रहेंगे, तब तक पोस्ट ही खत्म हो जाएगा जी, तब तो जांच करेगा ही नहीं। वो तो ऑफर के लिए तलाश में है कि आज हम रिटायर हो जाएं और कल से वो हमको गिफ्ट मिल जाए, तब वो सीएजी कर पाएगा दायित्व? कह रहा कि पोस्ट खत्म होने के बाद तुम बिल्कुल घर पर रहो, फैमिली और परिवार के साथ, ज्यादा कुछ सोचो मत, इतना तुम बड़ा काम कर चुके हो, अब तुम कुछ नहीं करोगे। पोस्ट रिटायरमेंट नॉट एलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। किसी भी राज्य में या संघ की सेवा में वो रोजगार नहीं पा सकता, एम्प्लॉयड नहीं हो सकता। संविधान रोक लगा दिया है, ब्रेक लगा दिया है। अदरवाइज ये लॉलीपॉप कोई भी इसको दे सकता है। समझ रहे ना बात? अगर ये ऑफर के मानसिकता में रहे, सरकार कहेगी सुनिए एक अलकतरा घोटाला है, कोयला घोटाला है, इसकी थोड़ी सी कम कर दो, राफेल घोटाला है, इसको थोड़ा सा जांच सही ढंग से ना करो, अदरवाइज हमारा सरकार गिर जाएगा, हम चुनाव हार जाएंगे। तो जो यहां पर राजनीति नेतृत्व है वो तो हमेशा इसको प्रेशर देता रहेगा, ये प्रेशर नहीं सह पाएगा। इसीलिए संविधान ब्रेक लगा दिया है। रिटायरमेंट के बाद नो जॉब, न राज्य में, न केंद्र में, न यूटी में। अभी कहता है कि छोड़ो यार, बढ़िया से पद का दायित्व निभाओ, आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ा काम कर चुके हैं। पोस्ट रिटायरमेंट यूपीएससी के बारे में नॉट एलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। अदरवाइज कहेगा कि मेरे बेटा को आईएएस बना दो, कल तुम्हारा हिसाब किताब हम देख लेंगे, ये भी रास्ते से भटक जाएगा। अब समझिए कितना बड़ा कार्य संविधान ने किया है। डिस्कशन का ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा हुआ है। अब भले ही क्वेश्चन पर नजर ना पड़ा हो, आपका समझ आना इस बात को। ये होता है डिस्कशन। दिस इज द वे यू प्रिपेयर योर सेल्फ। सीएजी रहा है ना, रिजाइन करे या रिटायर हो जाए एक ही बात है, रिजाइन या रिटायर एक ही बात है। अब देखिए
सेफगार्ड कहता है कि एक बार सीएजी रह गए तो दूसरी बार सीएजी बनोगे कि नहीं, ये अगला प्रश्न है। अभी मैंने कहा रिटायर के बाद आपके लिए क्या क्या गिफ्ट है, तो कह दिया कि कोई गिफ्ट नहीं है, तो निराश है वो। अब वो सोच रहा है कि कहीं फिर से हम बन जाए, सो दैट बने रहे हो सारा, नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है कि रीअपॉइंटमेंट पुनर्नियुक्ति होगा कि नहीं, पुनर्नियुक्ति फिर से अपॉइंटमेंट होगा कि नहीं। संविधान साइलेंट है जहां तक सीएजी के पुनर्नियुक्ति का मामला है, रीअपॉइंटमेंट का मामला है। संविधान में यह बात नहीं लिखा गया है कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर बट नॉट एलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, ऐसा केस हिस्ट्री भी नहीं है। आज तक कोई भी सीएजी पुनः सीएजी नहीं बना सेकेंड टाइम, ऐसा कोई केस हिस्ट्री भी नहीं। फिर से बन सकता है ना, मान लो कि ऐसा प्रोविजन बना देते, अगर ऐसा नियम रहता संविधान में कि एक बार सीएजी रिटायर होने के बाद पुनः बन जाए, अगर एज बचता है तो, अगर एज बचता है तो, क्योंकि मिनिमम एज कहां दिया हुआ है, मिनिमम तो है नहीं, क्वालिफिकेशन तो है नहीं। अगर आप 40 साल में बन जाते हैं तो 46 साल में रिटायर हो गए, फिर 46 में बन जाओ, तो नो क्लियर कट ये दिया हुआ है, ठीक है। नो प्रोविजन फॉर रीअपॉइंटमेंट, यहां तो रीअपॉइंट हो ही नहीं सकते, प्रोविजन ही नहीं दिया हुआ है क्लियर कट कि वह रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। यूपीएससी का चेयरमैन रिटायर होने के बाद पुनः यूपीएससी का चेयरमैन नहीं बनेगा, यह क्लियर कट लिख दिया गया है, यहां पर नहीं लिखा गया है, साइलेंट है। लेकिन मैंने कहा है आज तक ऐसा केस हिस्ट्री नहीं है स्वतंत्र भारत के इतिहास में, आज तक एक सीएजी रिटायर होने के बाद पुनः सीएजी नहीं बना। रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी में सीएजी किसका हेड है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का, और ये चेयरमैन है यूपीएससी का हेड, चेयरमैन यूपीएससी, चेयरमैन इसका हेड है। ड्यूटीज अगर आप बात करें कर्तव्य का, तो यह संविधान में दिया गया है। सीएजी का ड्यूटी कहां पर है, संविधान में है कि सीएजी करेगा क्या रोल करेगा, यह संविधान में मेंशन है, दिया हुआ है। इसके अलावा सीएजी ड्यूटीज, पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971, जो 76 में अमेंड भी हुआ है, पार्लियामेंट का यह लॉ है, जिस लॉ का नाम है सीएजी ब्रैकेट में ड्यूटीज कर्तव्य, पावर्स शक्तियां और कंडीशंस यानी शर्त, सेवा की शर्त। ये पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है 71 में, जो कि 76 में पार्लियामेंट ने पुनः उसमें संशोधन भी किया है, जिसमें 3 बातें हैं कि सीएजी का ड्यूटी क्या होगा, कर्तव्य क्या होगा, सीएजी की शक्तियां क्या होगी और सीएजी की सेवा की शर्तें क्या होगी, और संविधान में तो दिया ही हुआ है। तो यह चीज यहां पर है, और यहां पर संविधान में जो ड्यूटी दिया हुआ है यूपीएससी के लिए, वो संविधान वाली बातें हैं। समझ में आ रहा है, बात क्लियर है। सेवा की बात है, सरकार की सेवा में नहीं आएगा, और मैं थोड़े बोल रहा हूं, आप मंदिर का पुजारी बन जाओ, आप एमपी एमएलए, वो कहां मना किया गया है, सरकार की सेवा में नहीं आएंगे आप, जहां पर पेड एम्प्लॉयमेंट की बात है। मंत्री को लाभ के पद से मुक्त कर दिया गया है, गवर्नर लाभ का पद नहीं है। सीएजी गवर्नर तो बन ही सकता है, अनेक सीएजी गवर्नर बने हैं, सीधे ऐसे नहीं है, ऐसे डायरेक्ट छूने का नहीं है, घुमाकर है। सीएजी गवर्नर तो बने ही हैं, अनेक केस हैं। टीएन चतुर्वेदी हमारे साथ रहे, आईएएस 1955 बैच, 1955 बैच के आईएएस ऑफिसर टीएन चतुर्वेदी, डेथ हो गया, 1 या 2 साल हुआ। वो सीएजी रहे, बाद में गवर्नर रहे, कर्नाटक के गवर्नर रहे, और भी पोस्ट मिल गया उनको। तो राज्यपाल का पद लाभ का पद नहीं है, राज्यपाल का पद
नहीं माना जाता है कि वो इंप्लीमेंट नहीं है। इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एज डिसाइडेड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उसकी बात को काटिएगा नहीं ना, सुप्रीम कोर्ट जो बोला है, आपको अपना बोलने का तो राइट है ही, गवर्नर, मंत्री, ये सब। आर्टिकल 149 देखिए, पोस्ट एक्सपेंडिचर ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, रिसीट पेमेंट ऑफ यूनियन स्टेट्स अदर अथॉरिटी फ्रॉम 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। ध्यान दीजिए, इस बात को मैं बता रहा हूं। सीएजी कर क्या रहा है? सीएजी क्या कर रहा है? तो सीएजी पोस्ट एक्सपेंडिचर ऑडिट कर रहा है। पोस्ट एक्सपेंडिचर ऑडिट का मतलब होता है एक बार जब खर्च हो गया, वित्त वर्ष बीत गया, 31 मार्च को वित्त वर्ष बीत जाता है, अब सीएजी के लोग तैयार हो जाए, चलो जी अब धावा बोलिए, अब अपना काम शुरू कीजिए, तब सीएजी लग जाएगा। अब बिहार में जो यहीं पर है सीएजी आर ब्लॉक के पास, पूरा बिहार सरकार और जितना सेंट्रल गवर्नमेंट का है सब जगह टीम भेजेगा, ऑडिट करो, 15 दिन रहता है, ऑडिट करके सीधे रिपोर्ट देता है दिल्ली में, दिल्ली वाला, और सीएजी सीधे राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट दे देगा, और तब राष्ट्रपति, और राज्य वाला है तो गवर्नर को दे देगा, और तब गवर्नर बताएगा, और जब वो रखा जाएगा हाउस में, तो हाउस में रखा जाएगा तो क्लियर कट सबको पता चल जाएगा, तब पता चल गया ये घोटाला हुआ है, ये घोटाला हुआ है, ये घोटाला हुआ है। यानी कि खर्च करने के दौरान नहीं होता ऑडिट, खर्च करने के यानी पोस्टमार्टम करता है, पोस्टमार्टम यानी पोस्ट एक्सपेंडिचर सर्जरी, पोस्ट एक्सपेंडिचर ऑडिट। सर्जरी क्या है? ऑडिट ही तो है। और तब सब घोटाला वहां से सामने आता है जितना भी आप सुने हैं। इसलिए ऑडिट का कितना बड़ा रोल है, कितना बड़ा रोल है ये जानिए, कि आप सही किए हैं, क्या किए हैं। और 3 तरह का ऑडिट होता है तीनों अकाउंट में। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का भी ऑडिट होगा कि जो पैसा आया वो सही से आया कि नहीं उस फंड में, निधि में, और जो निकला वहां से पैसा खर्च हुआ वो सही से हुआ कि नहीं। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया भी है और पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया भी है। 3 मैंने बताया था ना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, 267 और 266, इस सब में प्रावधान है। तीनों के रिसीट यानी कितनी उसमें आय हुई और कितना पेमेंट हुआ, ये सब का ऑडिट सीएजी करता है खर्च होने के पश्चात। तो ये इंपॉर्टेंट है। और यहां पर ये क्या करता है, यूपीएससी का काम क्या करता है, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग शुरू से ही जान जाते हैं। यूपीएससी बीपीएससी क्या करता है, तो भर्ती करता है, रिक्रूटमेंट इसका मेन काम है, रिक्रूटमेंट यानी भर्ती करना। कंडक्ट्स एग्जामिनेशन फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा, ये ऑल इंडिया सर्विसेज 3 हैं। बाकी सेंट्रल सर्विसेज आईआरएस, आईएएनएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस आईआरएस, इंडियन रेलवे एंड अकाउंट सर्विस, 35 तरह की सेवाएं हैं, वो सेंट्रल सर्विसेज हो गया। कुछ पब्लिक सर्विसेज ऑफ यूटीज, लद्दाख का हो गया, पांडिचेरी का हो गया, दिल्ली का हो गया, जो यूटी है उसकी नियुक्ति भी यूपीएससी करता है। यूटी में है, उसका तो अलग से नहीं है, यहां तो राज्यों का उल्लेख है, तो यूटी के लिए भी वो काम करेगा। इंडिया सर्विस और सेंट्रल सर्विस में क्या डिफरेंस? जी, इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विस में डिफरेंस, इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज में डिफरेंस क्या है? ये सब इंडिया सर्विसेज की बात है। इंडिया सर्विसेज सब क्या है, अब बताइए, अलग से कुछ है तो क्या है? यहां लिखा नहीं हुआ है ऐसा कुछ। इंडिया सर्विसेज कहां है? ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं, जिसके लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में भी काम करते हैं और राज्यों में भी काम करते हैं। जैसे आईएएस कैडर अलॉट हो गया, बिहार कैडर, और यहां से सेंटर जाएगा डेपुटेशन पर, मूल कैडर अलॉट हो गया, कोई ना कोई राज्य मिल गया, और केंद्र को भी तो चाहिए आईएएस ऑफिसर, यहां से डेपुटेशन पर बुलाएगा, प्रतिनियुक्ति पर। तो ऑल इंडिया सर्विसेज वैसे ऑफिसर जो केंद्र में भी काम करते हैं और राज्य में भी काम करते हैं। और ऑल इंडिया सर्विसेज अखिल भारतीय सेवाएं 3 है, भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस और भारतीय वन सेवा आईएफएस, और तीनों का जो पीटी होता है यूपीएससी से कवर हो रहा है।
वो सेंट्रल सर्विसेज का एग्जाम, वो अलग होता है, यूपीएससी ले लेता है, सिविल सर्विसेज का पार्ट नहीं है। सिविल सर्विसेज यूपीएससी बहुत लेता है, भारतीय सांख्यिकी सेवा, भारतीय इंजीनियरिंग सेवा, एनडीए, सीडीएस, बहुत से एग्जाम यूपीएससी लेता है। उसका काम ही है भर्ती, रिक्रूटमेंट, ठीक है। इसलिए जो टैग वो लग जाता है तो इंपॉर्टेंट होता है। ज्वाइंट रिक्रूटमेंट भी करेगा अगर दो या दो से अधिक राज्य ऐसा चाहते हैं तो, जो मैंने उल्लेख पहले किया है। यूपीएससी का काम राज्यों के लिए चयन भी करना है, अगर वो चाहते हैं कि हमारा अलग से पीसीएस ना हो, वही करे। फाइव मिनट्स मोर और 10 मिनट्स मैक्सिमम। उबे तो नहीं है अभी? चलिए, ऐसा नहीं ना कि पॉलिटिक्स कम आता है तो इसलिए ज्यादा देखना नहीं है। कई लोगों के माइंड में ऐसा हमको सुनने को मिला, तो मुझे कभी कभी दुर्भाग्य लगता है ऐसे लोगों का जो थिंकिंग है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर दोज पीपुल। वो लोग समझ नहीं रहा है और मैच्योरिटी भी नहीं है, ये भी हो सकता है, जो कि इग्नोर करता है। बिकॉज पॉलिटी और नहीं समझ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर आप जा कहां रहे हैं? सिस्टम का हिस्सा कैसे बनेंगे अगर पॉलिटी नहीं समझ रहे हैं? अब आपको जो ज्ञान मिला, बुक तो है ही आपके पास, यहां आने की कोई जरूरत नहीं है मिशन 50 में। लेकिन यहां पर जो ज्ञान के जो चक्षु खुले हैं, उससे आपको सब चीज रिफर्बिश हो गया, माइंड एकदम क्लियर कट हो गया है। क्या आवश्यकता यहीं पर पड़ती है, चीजों को एकदम क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, वो तो मैं बता दिया, ऊपर का हिस्सा था। प्री एक्सपेंडिचर अप्रूवल ऑफ अकाउंट्स, ऑडिट 2 स्तर पर हो सकता है, आप जान लीजिए। ऑडिट जो है 2 स्तर पर होगा। ऑडिट मतलब लेखा परीक्षा। लेखा परीक्षा 2 स्तर पर है। एक तो खर्च के पहले और एक होगा खर्च के बाद। खर्च के बाद, जैसे आज आपने हमसे मांगा 100 करोड़ चाहिए, तो ऐसा 100 करोड़ देने के पहले हम देखेंगे ना कि राइट दे रहे हैं कि रॉन्ग दे रहे हैं, जरूरत है कि नहीं, उसका वाउचर है कि नहीं, सैंक्शन हुआ कि नहीं, प्रक्रिया का पालन हुआ कि नहीं, ये ऑडिट होगा ना, होगा कि नहीं। और जब खर्च हो गया तो फिर उसके बाद देखना होगा, ठीक है हम तो परमिशन दिए थे खर्च करने के लिए, लेकिन वैसे ही खर्च हुआ है कि नहीं जैसा परमिशन था, तो ये पोस्ट ऑडिट हो गया। यानी ऑडिट 2 तरह की हो रही है, एक प्री ऑडिट और एक पोस्ट ऑडिट। ये दोनों आप लोग डील करेंगे। जैसे ही बीपीएससी यूपीएससी का हिस्सा बनेंगे, उस समय याद होगा कि सर ने दोनों बातें बताया था। प्री ऑडिट, देखिए प्री ऑडिट हो रहा है, ये पोस्ट ऑडिट हो रहा है, और बहुत मेहनत लग के ये सब काम करवाना पड़ता है। यही आप डील करेंगे जाकर, जिस डिपार्टमेंट में भी जाएं, जो सेवा आपको मिले, ये दोनों काम करना पड़ेगा, प्री ऑडिट, पोस्ट ऑडिट। तो पोस्ट ऑडिट तो सीएजी करता है। प्री ऑडिट मैं आपको बता दूं, पहले सीएजी प्री ऑडिट भी करता था। सीएजी के ड्यूटी में प्री ऑडिट भी था, वो हट गया ड्यूटी। पहले वो कंट्रोलर था, महालेखा परीक्षक और नियंत्रक, पहले वो कंट्रोलर भी था। वो 76 में जो चेंज हुआ 1976 में, तो वो ड्यूटी उसका हट गया। वो केवल अब खर्च के बाद करता है पोस्ट ऑडिट। प्री ऑडिट के लिए अब वो काम नहीं करता है, ठीक है। उसके लिए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स आ गया। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, सीजीए, नया पोजीशन बन गया। सीजीए यानी कि सीएजी महालेखा परीक्षक और नियंत्रक अब अकाउंट्स का काम नहीं करता। पहले वो अकाउंट्स का भी काम करता था, 76 तक अकाउंट्स का भी काम करता था, लेखा का। 76 के बाद वह केवल और केवल ऑडिट का काम, यानी 2 काम है, एक लेखा का, माने अकाउंटिंग बनेगा ना, पूरा अकाउंट बनेगा ना। अकाउंट में रिसीट और पेमेंट 2 चीज होगा, कितना इनकम हुआ, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, यही ना होगा। अकाउंट बनाइएगा ना, जितना भी खर्चा होगा। आप बजट में आप देखें ना कि अकाउंट बनेगा, इनकम एंड ऑडिट, इनकम एंड रिसीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है। अकाउंट कौन करेगा जी? पहले सीएजी अकाउंट का काम करता था और ऑडिट का भी काम करता था। अब हम आपको कहे कि ये लो, हम परमिशन भी दे रहे हैं आपको, जैसे मैं आपको परमिशन दे रहा हूं 100 करोड़ और जांच भी मैं भी कर रहा हूं, तब तो लिपापोती हो जाएगा कि नहीं? 100 करोड़ देने वाला मैं, सैंक्शन देने वाला,
और 100 करोड़ सही से खर्चा हुआ, उसका जांच भी मैं, तो फिर क्या जांच होगा? जांच आपको करना चाहिए। हमने 100 करोड़ जांच खर्च कर दिया, अब आप जांचो कि हमने गलत किया कि सही किया। दोनों अलग होना चाहिए कि नहीं? यह बुद्धि आया 76 में, यह माइंड में बात आया 76 में। इसलिए नाम वही है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, बट सीएजी इज नॉट कंट्रोलर। आज पहली बार जान रहे होंगे आप, पॉसिबली सीएजी इज नॉट कंट्रोलर, लेकिन नाम से उसका यह वर्ड नहीं हटा। अभी भी नाम में लिखा हुआ है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, बट कंट्रोलर मतलब अकाउंटिंग का काम। अकाउंटिंग का काम 76 में हट गया, अब वो केवल है ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, लेकिन नाम अभी भी लिखा जाता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब जाके बाहर पूछिए, जिन लोगों को पॉलिटी में इंटरेस्ट नहीं है वो लोग ये पूछिए कि सीएजी रियली में कंट्रोलर है क्या? नहीं है। तो प्री एक्सपेंडिचर अप्रूवल ऑफ अकाउंट रिमूव्ड बाय सीएजी ड्यूटी जेट, ये जो है 1976 में हट गया। अब सीएजी ओनली एक्ट्स एज ऑडिटर जनरल, नॉट कंट्रोलर, क्योंकि 76 में एक नया पोजीशन आ गया, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, अब अकाउंट का सारा काम यह बंदा करता है। यह फाइनेंस मिनिस्ट्री में होता है और बहुत सीनियर पोजीशन है, ये काफी सीनियर पोजीशन है फाइनेंस मिनिस्ट्री में, वित्त मंत्रालय में यह बंदा बैठता है। और सीएजी का अब एक काम रह गया, कंट्रोलर नहीं, ओनली ऑडिटर जनरल, यानी कि लेखा का वो जांच करेगा, परीक्षा करेगा, परीक्षण करेगा। समझ में आया बात? मिलेगा अगर स्टडी करेंगे तो। कौन है? बोलिए एक बार और देखिए। चलिए, अच्छी बात है आप पूछ रहे हैं, क्योंकि आई वेलकम दिस। कोई भी जो खर्च है पहले अकाउंट्स बनाइएगा ना, अकाउंट्स बनेगा कि नहीं? क्योंकि आपके अकाउंट्स में पैसा आ रहा है, तमाम पैसा आ रहा है और उसी अकाउंट से पेमेंट भी हो रहा है। तो एक होता है प्री एक्सपेंडिचर, यानी कि खर्च पूर्व, खर्च करने के पूर्व हो रहा है बातें। तो कैसे अकाउंट रहेगा, कैसे रिसीट सही हुआ, पेमेंट सही हुआ कि नहीं, यह एक वर्क हुआ। और एक जब खर्च हो गया तो खर्च पश्चात, खर्च के बाद, ये दो तरह की बातें हो गई। पहले तो यह समझिए, एक खर्च के समय जब पेमेंट हो रहा है, जब पेमेंट का अप्रूवल दिया जा रहा है, एक उस समय की बात हुई। और जब सब खर्च हो गया, वित्त वर्ष बीत गया, तब उस समय दो बात हुई कि नहीं? तो जो पहले हुआ ऑन द स्पॉट, उसको कहते हैं प्री ऑडिट, यानी ऑडिट के पूर्व। और एक होता है प्री एक्सपेंडिचर, खर्च के पूर्व। खर्च करने के पहले क्या क्या लगाम है, क्या क्या कंट्रोल है, वो हो गया खर्च के पूर्व। और एक होगा खर्च पश्चात, यानी पोस्ट एक्सपेंडिचर। पोस्ट मतलब बाद में, पोस्ट एक्सपेंडिचर यानी खर्च के बाद। तो खर्च के बाद जो एक्सपेंडिचर है वो सीएजी करता है वित्त वर्ष बीतने के। और खर्च देने के पहले देखता है कि क्यों मांग रहे हैं 100 करोड़, क्या इसका जरूरत है, क्या क्या कम करोगे, एस्टिमेट दो, डिटेल्ड दो, जांच करके दो। वहां पर भी तो चेक्स हैं, ये खर्च पूर्व चेक हैं, जिसे एक्सपेंडिचर प्री एक्सपेंडिचर कहते हैं उसको। प्री एक्सपेंडिचर ऑडिट उस समय भी होता है। तो सीएजी का रोल हो गया खर्च के पश्चात। और खर्च के पहले जो वहां पर ऑडिट हो रहा है, वो भी ऑडिट ही है, चेक कर रहे हो आप, वो सीजीए करेगा अब। और इसके बंदे हैं, सीजीए के बंदे हैं, कंट्रोलर जनरल है ये, कंट्रोलर जनरल, कंट्रोलर नहीं, कंट्रोलर, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तुझे अकाउंट्स क्यों? क्योंकि है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में के अकाउंट्स बनेंगे, कंटीजेंसी के बनेंगे, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया है, तो रिसीट और पेमेंट अकाउंट भी बनेगा, रिसीट और पेमेंट अकाउंट भी बनेगा, और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनेगा। कोई ऐसा जो लास्ट बेंच ना समझ रहे हो? समझ रहे हैं आप? क्लियर? अब आप जानिए, समझ रहे हैं? आपको क्लियर है? चलिए, अच्छी बात है कि इतनी बारीक चीजों को आप समझ रहे हैं, देन आई एम हैप्पी।
चलिए, आप इतना इंफॉर्मेशन रख रहे हैं ना, कम से कम आप पूछिए इस बातों को। अब देखिए यहां पर 3 टाइप्स ऑफ ऑडिट हो रही है, 3 तरह की ऑडिट हो रही है जी। खर्च के बाद ऑडिट कर रहे हैं हम सीएजी के बारे में बता रहे हैं। तो सीएजी मतलब खर्च के बाद, पोस्ट एक्सपेंडिचर ऑडिट है कि नहीं। वित्त वर्ष बीत गया है, अब सीजीए में नहीं पढ़ा रहा हूं। तो यहां पर एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो रहा है। एप्रोप्रिएशन बिल मैंने बताया, एप्रोप्रिएशन एक्ट बन गया, तो चार्ज एक्सपेंडिचर और मेड एक्सपेंडिचर, जो लोग हमारे प्रीवियस क्लास में थे, हर प्रकार का खर्च जो भारत के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हो रहा है, भारत की संचित निधि से 1 रुपया जो निकल रहा है या जो 1 रुपया उसमें आ रहा है, वो अकाउंट होगा। अकाउंट में दोनों होगा, एक तरफ रिसीट, एक तरफ से पेमेंट, कैश बुक, वो सारा चीज एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट और पब्लिक अंडरटेकिंग। पब्लिक अंडरटेकिंग गेल भेल जितना भी आपका पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, सरकारी कंपनी है, ओएनजीसी हो गया, जितना भी सोच लो, पब्लिक अंडरटेकिंग, पीएसयू, पब्लिक अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है ना, पीएसयू, सबका अकाउंट होगा। आईआईटी जितने भी हैं, आईआईएम हैं, एनआईटी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, सब में भारत सरकार पैसा देती है। जैसे ही समय बीतेगा इनकी टीम आ जाएगी, दिखाओ जी कैशबुक दिखाओ, कैशबुक दिखाइए, पूरा सारा मांगेगा, उसका नियुक्ति गलत कैसे कर दिया, तब ना सब बात आती है कि वो गलत किया, ये गलत किया, वो गलत किया। जब सीएजी के लोग वहां पहुंचता है तो ये तरह की ऑडिट होती है। लीगल ये सब ज्यादा है, ये चीज नहीं है आपके लिए। एक्ट, इसको आया हुआ है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं बता रहा हूं। सीएजी को कहा जाता है गाइड, सीएजी को बोला जाता है गाइड। गाइड जानते हैं ना, टूरिज्म में गाइड क्या होता है, दिखाने वाला, सबको दर्शन दिखाने वाला, कराने वाला। फ्रेंड ये दोस्त है, और ये फिलोसफर, ये दार्शनिक है। किसका? लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का यह फ्रेंड है। लोक लेखा समिति जिसमें 22 लोग होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, और इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो है हमारा। 20 प्रश्न का उत्तर मैं दिया हूं पीएससी का। अब तक जितना भी क्वेश्चन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा हुआ है लोक लेखा समिति से, 20 क्वेश्चन, उसका आंसर दिया हुआ हूं। यू कैन रेफर दैट, वो मेरा ऑलरेडी वो पब्लिक शूट किया हुआ है। 20 प्रश्न हैं उसमें। तो पीएससी पार्लियामेंट की कमेटी है, जो सीएजी रिपोर्ट देता है, पूरा सर्जरी करके, पुलिंदा बनाकर देता है, जांच करके, जो घोटाले निकलती हैं उसी की जांच करता है पीएससी। और जब पीएससी उस पर अपना एक समरी बनाकर देता है पार्लियामेंट में, और तब शुरू होता है डिबेट कि क्या हुआ गलत और क्या हुआ सही। पीएससी, अब समझिए ऐसे बात को कि सीएजी रिपोर्ट किसको देगा? ऑडिट का रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट ये देता है ना, ऑडिट रिपोर्ट ये देगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से ये चला जाता है, फिर ये पीएससी को होगा, और पीएससी से फिर पार्लियामेंट में यहां पर डिस्कस होता है, संसद में। ऐसे फ्लो मूव करता है, इस तरह से होता है। तो क्वेश्चन एक नहीं अनेक बार आए हुए हैं कि कौन लोक लेखा समिति का फ्रेंड है, फिलोसफर है, गाइड है। इट इज सीएजी। इसको कहा जाता है कि भारत में मेधा प्रणाली का रखवाला कौन है, पूछा हुआ है। वॉचडॉग, वॉचडॉग, सिक्योरिटी गार्ड है ये, वॉचडॉग ऑफ मेरिट सिस्टम इन इंडिया, सो मेनी टाइम पूछा हुआ है पीटी में। ये गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कौन है? जो लोक निधि है, पब्लिक पर्स, पर्स समझते हैं ना, जो पब्लिक पर्स है, लोक निधि है, उसका गार्जियन कौन है? संरक्षक, सीएजी, क्योंकि वही बताता है कि सही ढंग से काम हुआ कि नहीं हुआ। और यह सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, ध्यान में रखिए। 4 को कहा जाता है बुलवॉक, बुलवॉक ऑफ इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम। भारत अगर लोकतंत्र में भारत में अभी चल रहा है तो 4 लोग, ये बिल्डिंग है, ध्यान दीजिए, ये बिल्डिंग है,
इस बिल्डिंग का नाम है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। आज यह लोकतंत्र जीवित है तो इसका कारण है कि यहां पर 4 मसाल लेकर 4 लोग खड़े हैं कि इस इंट्रीज को, इस बिल्डिंग को ध्वस्त नहीं होने देंगे। भारतीय लोकतंत्र का जो भवन है वो ध्वस्त नहीं होगा। ऐसे 4 महानुभाव मसाल लेकर बिल्डिंग के चारों कोने में 24 घंटा 7 दिन अपना दायित्व निभा रहे हैं, जिसमें एक है भारत का पार्लियामेंट, संसद। जनता की आकांक्षाओं को और सरकार को यह बैकफुट पर रखता है अगर सरकार वो काम नहीं करती है। एक हुआ सीएजी जो कहता है कि खर्च सही ढंग से तुमने नहीं किया, और एक सही आदमी को सिस्टम में लाता है चुनकर, यूपीएससी। और एक देता है कि इस देश को चलाने के लिए जो राजनीतिक लोग चाहिए सही वो कैसे आएंगे, उसका देखरेख कौन करेगा? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन पार्लियामेंट को नहीं माना गया है। पार्लियामेंट को भी छोड़िए, इसको सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सीएजी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यूपीएससी और ईसीआई, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हुए। इसको कहता है बुलवॉक ऑफ इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम। और आज ये बिल्डिंग ध्वस्त नहीं हुआ और पाकिस्तान में ध्वस्त हो गया तो इसका कारण है कि इतना मजबूत ये पहरेदार हमने बनाए हैं। भारतीय चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, महालेखा परीक्षक और नियंत्रक और भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ये देश के डेमोक्रेसी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी जब तक ये संस्थाएं इतने स्ट्रांग रूप में काम करती रहेगी। और सबके पद और दायित्व हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से क्या काम करता है। अबे देखिए यहां क्या चीज, क्या बोले, कुछ बोले ना, नहीं समझ में आ रहा है। रेस्पॉन्सिबिलिटी टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सीएजी का क्या नाम है? भारत के संविधान की रक्षा करना, अनुरक्षण करना, संरक्षण करना, अपहोल्ड करना, यह इसके दायित्व में दिया हुआ है। यही शपथ लेता है सीएजी, टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लॉज ऑफ पार्लियामेंट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का रखवाला है, गार्जियन है, वित्तीय प्रशासन, ये सीएजी के एरिया में आ जाता है। और यहां पर ये सिस्टम तो है ही। और है क्या स्लाइड? नहीं है तो खत्म ही है हमारा मामला, और हमारा भी टाइम फिनिश हो रहा है। 2 मिनट और इजाजत दीजिए, 2 मिनट और। कंट्रोल्स फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स पूछा हुआ है। वो कौन सा संवैधानिक पद है जो संघ और राज्यों के वित्तीय प्रशासन को देखरेख करता है, नियंत्रित करता है? सीएजी। जी, क्या नियंत्रण है? कोई फाइनेंशियल सिस्टम को नियंत्रण नहीं करता, सीजीए करता है। सीजीए की बात कहां कर रहे हैं हम? पोस्ट एक्सपेंडिचर की बात मैं कर रहा हूं। खर्च करने के बाद बचिएगा कहां? इंटायर फाइनेंशियल सिस्टम का सीएजी कंट्रोल करता है खर्च करने के बाद, पोस्ट एक्सपेंडिचर। अरे आप खर्च कर दिए, ठीक है, लेकिन अगर गलत कीजिएगा तो फिर उसका क्या अंजाम होगा? वह अंजाम ही अपने आप में बहुत बड़ा कंट्रोलिंग है। नो मिनिस्टर कैन रिप्रेजेंट सीएजी इन पार्लियामेंट। कोई भी मंत्री सीएजी का प्रतिनिधित्व नहीं करता, सीएजी अपना स्वयं प्रतिनिधित्व करता है। और सीएजी का बेस्ट फ्रेंड बैठा हुआ है, वो कौन है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, ये ध्यान में रखिएगा, एमपी होते हैं उसमें लोग, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सिग्निफिकेंस ये इंपॉर्टेंट है, जो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी की बात है। पार्लियामेंट, कार्यपालिका सारा खर्चा करती है, पैसा कार्यपालिका करती है ना, जो पैसा खर्च की, तो ये वित्तीय जो दायित्व है वो कैसे इंश्योर होता है? कैसे आप मानते हैं कि उत्तरदायित्व लागू होता है? वित्तीय उत्तरदायित्व, फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो पार्लियामेंट की है, जो एग्जीक्यूटिव जिम्मेवार रहता है पार्लियामेंट के प्रति जहां तक फाइनेंस का मामला है, वो कैसे इंश्योर होता है? सीएजी के थ्रू। सीएजी किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल है? राष्ट्रपति के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के प्रति, सुप्रीम कोर्ट के प्रति और संसद के प्रति। क्या ऑप्शन होगा?
सीएजी किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल है? सब बता दिए, आंसर नहीं मिल रहा है। पार्लियामेंट, सीएजी रेस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, नॉट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सीएजी पार्लियामेंट के प्रति दायित्व अपना निभाता है। राष्ट्रपति कहां आ गया? रिपोर्ट तो किसी को दो, कोई मतलब नहीं, रिपोर्ट देने से क्या हुआ? सीएजी रेस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट पूछा हुआ क्वेश्चन है। सीएजी एजेंट ऑफ पार्लियामेंट पूछा हुआ है, पार्लियामेंट का एजेंट है, कंडक्ट्स ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के तरफ से ये खर्च का ऑडिट करता है। सीए इज रेस्पॉन्सिबल ओनली टू पार्लियामेंट। यह सब लाइन मैंने ऐसे नहीं लिखा है, आया हुआ है क्वेश्चन, मैंने सीधे यहां पर डाल दिया है इसको, कि जिनको मैं पढ़ा रहा हूं उनको कभी भी माइंड में स्लाइटेस्ट डाउट ना हो इस बारे में जहां तक बात है। लिमिटेशन, पद की सीमाएं भी होती है। सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर इज लिमिटेशन ऑन ऑडिट रोल ऑफ सीएजी एज ही कैनॉट कंट्रोल दिस ऑल द particulars. सीक्रेट सर्विस कमीशन, सीक्रेट सर्विस कमीशन मतलब कुछ ऐसे खर्च होते हैं जिसका वो नहीं कर सकता। कहां खर्च हुआ, कहां क्या दिए, जो एजेंसीज हैं, गुप्तचर ब्यूरो वगैरह, कुछ ऐसे चीजें हैं जिन पर वो हाथ नहीं डालता। जिसे राफेल के मामला में कि टेक्नोलॉजी की बात हम नहीं बता सकते कि कौन सी टेक्नोलॉजी राफेल में यूज हुई है। ये सब बात सुने हैं ना कि देश की स्वतंत्रता और जान जाएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ये सब बात है। ओनली पोस्ट एक्सपेंडिचर करता है, पहले क्यों नहीं करता है? ये सीमा है यूपीए सीएजी का। खर्च के बाद ऑडिट करता है, खर्च के पहले नहीं। अगर खर्च के पहले भी कर देता तो क्या लाजवाब बातें होती। केवल पोस्ट एक्सपेंडिचर, पोस्टमार्टम करते हो। अब जो हो हल्ला होना है होता रहे, 10 दिन तक होगा, सब लोग फिर शांत हो जाएगा, फिर जनता 5 साल बाद जवाब देगी। यही ना बात है। अगर पहले ही हो जाए, जिस समय चेक वहीं पर हो जाए तो शानदार रहता। ये लिमिटेशन बताता है कि ओनली पोस्ट एक्सपेंडिचर रोल है, खर्च करने के बाद उसकी भूमिका है, प्री एक्सपेंडिचर नहीं है। होता है लेकिन सीएजी जैसा नहीं होता है, वो रोबस्ट सिस्टम नहीं है। प्री एक्सपेंडिचर रोल्स रिमूव्ड इन 76 में खर्च पूर्व ऑडिट हटा दिया गया। पहले करता था, अब काहे हटाया वो अलग बात है। रिकमेंडेशन एडवाइजरी इन नेचर बट यूनियन गवर्नमेंट हैज रीजन फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। यूपीएससी रेकमेंड करती है, अनुशंसा करती है भारत की सरकार को, ये एडवाइजरी होता है, गवर्नमेंट नहीं भी मान सकती है यूपीएससी के रिकमेंडेशन को। कई एक रिकमेंडेशन देता है कि सिलेबस में ये कीजिए, ऑप्शनल हटा दीजिए, ऐसे रिफॉर्म कीजिए। सुझाव देने के लिए स्वतंत्र है यूपीएससी भारत की सरकार को, लेकिन भारत सरकार उसको मानने के लिए स्वतंत्र नहीं है। यूपीएससी इज नॉट कंसल्टेड व्हाइल मेकिंग अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स। एससी एसटी जो रिजर्वेशन होता है, कैसे देना है, क्या देना है, उस विषय पर सरकार यूपीएससी से राय नहीं लेता है। लिमिटेशन की बात हो रही है। और दैट इज द लास्ट स्लाइड। रोल ऑफ सीबीसी डिलिमिट्स। रोल ऑफ सीबीसी जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, पहले डिसिप्लिन के मैटर पर पहले क्या होता था? अनुशासन के मामले में यूपीएससी से पूछा जाता है, इस बंदे को डिसमिस करना है, इस बंदे पर विभागीय कार्रवाई करना है, डिपार्टमेंटल एक्शन, सब यूपीएससी से पूछा जाता था। अब सीबीसी के पास मैटर जाने लगा। यूपीएससी के पास भी है कुछ मामलों में, लेकिन अब मैटर, डिसिप्लिन वाला मैटर किसके पास जाने लगा? सीबीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। केंद्रीय सतर्कता, तो कमी हुई ना कुछ पावर में, लिमिटेशन बनाना। यूपीएससी में डिसिप्लिन, नॉट कंसर्न विद क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड सर्विस। आईएएस सीसीए रोल है, क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील रूल्स है, ये सब भी बना हुआ है। ये सब जो होता है उसमें यूपीएससी को कंसल्ट नहीं किया जाता। समझते बात? इस सब मामले में यूपीएससी को कंट्रोल नहीं किया जाता। और इसी के साथ हम जो है चीजों को समेटते हैं। सो हाउ टू बैक हो गया। तो आज मैंने आप लोगों के समक्ष
सीएजी और यूपीएससी का एक समग्र पिक्चर रखा। मेरे विचार में कुछ छूटा नहीं है। अगर आपने धैर्य धारण करके इसका श्रवण किया होगा तो निश्चित रूप से आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड आज बना होगा, और अगर घर पर जाकर उसको आप पढ़ लेंगे तो आप मास्टर बन जाएंगे। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और कहीं भी जाएंगे आप इस पर व्याख्यान भी दे सकते हैं। सीएजी के रोल को आपने समझा है, इतना बड़ा है। अगले क्लास में मैं बताने वाला हूं कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग, अगेन बुलवार्क ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, और चुनाव के बारे में संपूर्ण तथ्य आपके सामने होंगे। और एक टॉपिक बचेगा, गवर्नर। विथ दिस आई विल फिनिश दिस